previous lecture, I had given you an idea about Taylor system, right? So first of all, we'll recapitulate it. What is steel? As I've told you, steel term is used to designate the unit of vascular system, and steel is present in pteridophytes, which is a primary vascular system, and in which the central core or axis include the primary xylem and the primary phloem. Pericycle is the outermost layer of the steel. That means steel is comprised of pericycle plus vascular tissues, right? तो जो सील है उसमें दो चीजें आती हैं, पेरिसाइकिल और वैस्कुलर टिश्यूज। वैस्कुलर टिश्यूज में क्या आता है आपका? प्राइमरी जाइलम एंड प्राइमरी फ्लोएम, राइट? नाउ देन आई हैव टोल्ड यू जो स्टील है उसकी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं, ठीक है? स्टीलर सिस्टम का जब एवोल्यूशन हुआ वो स्टार्ट हुआ था टेरिडोफाइट से, एंड देन उसके बाद हमारी जो स्टील थी उसमें डिफरेंट डिफरेंट मॉडिफिकेशन देखने को मिली और अलग अलग तरह की स्टील्स वहां पे बनी थी जिसे हम कहते हैं स्टीलर सिस्टम। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या है? वी आर हैविंग द स्टील। हमारे पास क्या है? स्टील है। अगर हम सबसे पहले इसको डिवाइड करने की कोशिश करें तो हमारे पास यहाँ पर दो चीजें देखने को मिलती हैं। स्टील्स को हम डिवाइड करते हैं टू ग्रुप्स में। द फर्स्ट ग्रुप इज योर प्रोटो स्टील, right? Next is your siphono steel. There are two types of steels, proto steel and the siphono steel. Proto steel is further divided into two types of steel. So we'll write over here. So we are having first one is haplo steel and second one is the teno steel. Haplo steel and the teno steel. What about siphono steel? It is further of two types. Okay, ectofluic and amphifluic. Okay, ectofluic and the amphifluic. इसके बाद अगर हम आगे बढ़े, अब हम इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। प्रोटो स्टील वह स्टील है, इट इज दैट टाइप ऑफ स्टील विच लैक्स पिथ। इसमें पिथ नहीं होती, इसमें पिथ नहीं होती। हैप्लो स्टील है आपके पास, एक्टिनो स्टील है, हैप्लो स्टील, एक्टिनो स्टील एंड योर प्लेक्सो स्टील। यहाँ पर आपके पास एक और स्टील निकल कर आती है जिसका नाम है प्लेक्सो स्टील, लेप्टो स्टील। नो, अब हम इनके बारे में लिखेंगे। आपके पास जो एक्टिनो स्टील है, इट हैज गॉट द स्टार शेप्ड जाइलम। जो इसमें जाइलम है वो कैसा होता है? स्टार शेप होता है। प्लेक्टो स्टील में क्या होता है? जाइलम के पैचेस होते हैं, पैचेस ऑफ जाइलम, राइट? अगर हम साइफोनो स्टील की बात करें तो जो हमारे पास साइफोनो स्टील है, इट इज हैविंग अ पिथ। इसमें पिथ प्रेजेंट होती है। पिथ क्या होती है? प्रेजेंट होती है। एक्टोफ्लिक में भी क्या होगी? पिथ होगी। पिथ के बाद जाइलम, जाइलम के बाद फ्लोएम, फ्लोएम मैं यहाँ पर इनसाइड टू आउटसाइड बता रहा हूँ, द सीक्वेंस इज फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड। पिथ, जाइलम, फ्लोएम, पेरिसाइकल एंड एंडो, देन एंडोडर्मिस। ओके, व्हाट इज एम्फीफ्लुइक? एम्फीफ्लुइक में क्या है? एम्फीफ्लुइक वह स्टील है इन विच द रिंग ऑफ जाइलम, मैं अभी आपको दिखाऊंगा, द रिंग ऑफ जाइलम इज सराउंडेड ऑन बोथ साइड्स बाय फ्लोएम, पेरिसाइकिल एंड एंडोडर्मिस। मतलब इस पिथ में जो जाइलम की रिंग आपको देखने को मिलेगी, उसके आउटर साइड में भी और इनर साइड में भी क्या होगा? फ्लोएम, पेरिसाइकिल एंड एंडोडर्मिस। तो ये है एम्फीफ्लुइक। तो सबसे पहले हम एम्फीफ्लुइक को यहाँ पर क्या करेंगे? लोकेट करेंगे। सो आई वाला जो है, दिस इज योर एम्फीफ्लुइक। ध्यान से देखेंगे आप सभी से, दिस इज एम्फीफ्लुइक। एम्फीफ्लुइक में अंदर क्या है? पिथ है। पिथ के बाद इनर एंडोडर्मिस, इनर पेरिसाइकिल, इनर फ्लोएम, राइट? तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पर आप देख सकते हो बिल्कुल, इनर एंडोडर्मिस, इनर पेरिसाइकिल, फ्लोएम, उसके बाद है जाइलम। देन इसके बाद क्या है? आउटर फ्लोएम, आउटर पेरिसाइकिल एंड एंडोडर्मिस। मतलब जो जाइलम है वो बोथ द साइड्स इज सराउंडेड बाय फ्लोएम, पेरिसाइकिल एंड एंडोडर्मिस। तो दिस इज एम्फीफ्लुइक। व्हाट इज इट? दिस इज एम्फी। एंड एक्टोफ्लुइक कहाँ पर है आपके पास? एक्टोफ्लुइक, एफ वाला, दिस इज एक्टोफ्लुइक। यहाँ देखिए,
एक्टोफ्लोइक में क्या है, जाइलम की बाहर की तरफ फ्लोएम, पेरिसाइकिल और एंडोडर्मिस प्रेजेंट है, और दोनों इसमें भी पित्त। पित्त आपके पास कहाँ प्रेजेंट होती है, साइफोनोस्टील में, इन दोनों में पित्त है। बट यहाँ वाला अगर आप सीक्वेंस को ट्रैक करते हो तो यू विल नॉट फाइंड एनी काइंड ऑफ पित्त ओवर हियर, आपको यहाँ पर पित्त देखने को नहीं मिलेगी। क्लियर? So you can see this is star-shaped xylem. What is it? This is your actinostele. Then when you will having the patches of xylem, C diagram. अगर आप C diagram को देखते हो तो patches of xylem ये है, this one, D वाला। C में भी आपको some kind of actinostele ही है, but अगर आप D वाले diagram को देख रहे हो तो you will be having a patches of xylem, and what is it? This is your plateaustele. Haplostele is a primitive type. This is your haplostele. Xylem, phloem, palisacycle, endodermis. Don't having any kind of pith over here. This is a kind of protostele. Okay. After that, if you see this G part, अगर आप इस G वाले को देखते हो तो यहाँ पर क्या है, ध्यान दीजिए, जो G वाली है, दिस इज योर फाइलो साइफोनिक साइफोनोस्टील। अगेन बस इसमें यहाँ पे क्या हो चुका है, लीफ ट्रेस आ चुका है। दिस इज योर यू स्टील। व्हाट इज इट? H वाली। एंड दिस यू स्टील इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ डाइकॉट्स। यू स्टील आपके डाइकॉट्स में होती है, किसमें होती है? डाइकॉट्स में। इसके बाद आपके पास क्या है, देन यू आर हैविंग द आई जे के वैल्यू है आपकी सोलिनो स्टील, और जो डी है दिस वन एल है, दिस इज योर डिक्टियो स्टील। तो आपके पास एक है सोलिनो स्टील, एक है डिक्टियो स्टील। अगर हम बात करें डिक्टियो स्टील की, डिक्टियो स्टील कैसी स्टील है, ध्यान दीजिए यहाँ पर डिक्टियो, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन आया है एग्जाम में। इट इज अ टाइप ऑफ प्रोटो स्टील, सॉरी साइफोनो स्टील। इट इज अ टाइप ऑफ साइफोनो स्टील, राइट। देन यहाँ पर क्या होता है, सेवरल ओवर लैपिंग लीफ गैप्स होते हैं। क्या होते हैं? लीफ गैप्स। एंड हर एक लीफ गैप के पास सेपरेट स्ट्रैंड ऑफ वैस्कुलर बंडल, और इसे हम कहते हैं मैरी स्टील। व्हाट विल से? वी से मैरी स्टील। नाउ यू कैन सी, यहाँ पर आप देखो, हर एक के पास अपना एक वैस्कुलर बंडल है प्रॉपर। एवरी बंडल हैज गॉट every bundle has got xylem, phloem, pericycle, and endodermis. So you are having a two rings of this steel, and each is called as meristeel. तो one is meristeel, this is also meristeel. तो meristeel यहाँ पे अपने आप को अरेंज करते हैं because of the several overlapping gap. तो ये अलग हो जाता है, isolate हो जाता है, right? So I hope this is clear to everyone. तो ये है आपका स्टीलर सिस्टम। हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जिसका नाम है एनाटमी ऑफ मोनोकोटिलिडनस एंड डाइकोटिलिडनस प्लांट। ठीक है, सो हमने ये बात की थी कि हम जो एंजियोस्पर्म्स को दो ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स, उसमें भी हम एनाटमी को कंसीडर करते हैं, मतलब एनाटमिकल डिटेल्स के बेसिस पे भी हम लोग मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स को डिफरेंशिएट करते हैं। इससे पहले मैंने आपको मॉर्फोलॉजिकली बताया था, व्हेन यू विल सी द वेनेशियन पैटर्न, व्हेन यू विल सी द नंबर ऑफ पेटल्स, राइट, when you will see the number of cotyledons present in a seed, तो वहां से आप डिफरेंशिएट कर सकते थे मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स में। एंड नाउ अब हम लोग फोकस करेंगे किस तरीके से जो एनाटमी है प्लांट्स की, उसमें क्या डिफरेंसेस हैं, और उन डिफरेंसेस के बेसिस पे हम मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स को अलग करते हैं। तो आपके पास जो मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स प्लांट है, आप इनकी एनाटमी पढ़ोगे। इनकी जो एनाटमी है वो हमने स्टेम में पढ़नी है, रूट की पढ़नी है, और लीफ की पढ़नी है। और जब आप इन तीनों की एनाटमी को स्टडी करोगे, यू विल सी कि देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस इन द एनाटमी एज वेल। आपको मोनोकॉट एंड डाइकॉट प्लांट्स अगर दे दिए जाएं, तो अगर आप मॉर्फोलॉजिकली तो उनको पहचान जाओगे, अगर नहीं पहचान सकते तो यू विल सी द एनाटमी, देन यू विल गो टू द एनाटमिकल डिटेल्स, और फिर टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन को देखते हुए आपको होगे कि दिस प्लांट इज योर मोनोकॉट और दिस प्लांट इज डाइकॉट, राइट। सो इसी को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले विल सी द एनाटमी ऑफ मोनोकॉट स्टेम। ठीक है, टिश्यू सिस्टम मैंने आपको बताया है, टिश्यू की टाइप्स मैंने आपको बताई, हर एक चीज मैंने आपको बताई है। अब हम इनको सीधे फॉलो करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल सी द एनाटमी ऑफ मोनोकॉट स्टेम। आपके पास एक मोनोकॉट स्टेम दे दी गई है, राइट, एक छोटा सा टुकड़ा दे दिया गया है मोनोकॉट स्टेम का, एंड आपको कहा है कि चलिए ऐसे ही लेती है, स्टेम दे दी गई, अब आपको बताना है कि मोनोकॉट है डाइकॉट है। तो आप उसको सेक्शन कटिंग करोगे, जैसे आप अपने घर पे सैलेड को काटते हो, मूली को काट रहे हो, खीरे को काट रहे हो, वैसे आपने क्या करना है, उस स्टेम को हाथ में लेना है और उसके ऊपर ब्लेड चलाना है। ब्लेड से आप उसकी थिन सेक्शंस कट करोगे, एंड उस थिन सेक्शन को, राइट, मैं यहाँ पर आपको बता भी देता हूँ। यहाँ से आप लोग एक बार स्लाइड लेते हैं,
और मैं आपको बता दें तो इसे आपको यहाँ पर एक स्टेम दे दी जाती है, ठीक है, और आपको नहीं पता कि कौन सी है, मोनोकॉट है कि डाइकॉट है, राइट। सो मैं यहाँ पर आपको बताने की कोशिश करूंगा। यस, सो ये आपको एक स्टेम दे दी गई, ठीक है। अब आपको नहीं पता कि ये स्टेम कौन सी है, राइट। आप इसे लेंगे, आपने इसे लिया एंड यू विल यूज अ ब्लेड, ठीक है, फाइन शार्प ब्लेड आप लेंगे, ठीक है, और उस ब्लेड को चलाएंगे, ध्यान से चलाना है, और इसको इसको क्या करना है, थिन सेक्शंस इसकी कट करनी है। तो यू विल गेट थिन सेक्शंस, राइट। आपको इसकी थिन सेक्शंस मिल जाएंगे इस तरीके से, बिल्कुल थिन सेक्शंस आपने सेलेक्ट करनी है, और इस थिन सेक्शन को कहाँ रखना है, माइक्रोस्कोप में, ठीक है। जब आप इसको माइक्रोस्कोप में रखेंगे तो माइक्रोस्कोप में आपको क्या दिखेंगी, यू विल सी द एनाटॉमिकल डिटेल्स, एनाटॉमिकल या एनाटॉमिकल डिटेल्स ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेम, और उसमें आपको क्या मिलेगा, टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन, की जो टिश्यू की ऑर्गेनाइजेशन है वो किस प्रकार है, किस तरीके से टिश्यूज ने अपने आप को ऑर्गेनाइज किया है उस स्टेम में, राइट। जब आप इसको ऐसे काट रहे हो इस प्लेन में तो आप कहेंगे कि ये जो थिन सेक्शंस आपको मिल रही हैं ये क्या है, ट्रांसवर्स सेक्शन, ट्रांसवर्स सेक्शन, ट्रांसवर्स सेक्शन टीएस, राइट। सो आपको यहाँ पे ट्रांसफर सेक्शन टीएस मिलेगी उस स्टेम की, और आप उसको माइक्रोस्कोप में रखोगे एंड यू विल सी द टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली जो लेयर आपको मिलेगी, मैं आपको डायग्राम के थ्रू भी समझा देता हूँ। सबसे पहली जो आपको लेयर मिलने वाली है वो है एपिडर्मिस, बिकॉज एपिडर्मिस इज द आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव कवरिंग, डर्मल टिश्यू का पार्ट है, और ये प्लांट को एक्सटर्नली जो उसके टिश्यूज है बाहर से इसको सराउंड करेगी प्लांट को। तो एक्सटर्नल लेयर जो आउटर मोस्ट फर्स्ट लेयर आपको मिलेगी वो मिलेगी एपिडर्मिस, ठीक है, प्रोटेक्शन। अब एपिडर्मिस के ऊपर एक वैक्सी लेयर होती है, मैंने आपको बताया है क्यूटिकल, ठीक है, जो कि वाटर इम्परमिएबल होती है, क्यूटिकल। एंड क्यूटिकल के बाद जो क्यूटिकल एपिडर्मिस के ऊपर है, एपिडर्मिस के बाद अब आपको क्या मिलेगा, ग्राउंड टिश्यू मिलेगा, ठीक है। अब आपको क्या मिलेगा, ग्राउंड टिश्यू। तो ये जो आपको पूरा का पूरा ग्रीन कलर का पार्ट दिख रहा है एपिडर्मिस के नीचे, ये सारा ग्राउंड टिश्यू है, ठीक है। अगर आप ऐसे देखो तो सेल्स आपको दिख रहे हैं, ये सारे सेल्स, दीज आर ऑल अ पार्ट ऑफ ग्राउंड टिश्यू, जो किन सेल से मिलकर बना है, पैरेन्काइमा सेल से। जो पैरेन्काइमा टिश्यू मैंने आपको बताया था वही ग्राउंड टिश्यू यहाँ पे बनाता है और स्टोरेज सपोर्ट प्रोवाइड करता है। इसके बाद आप देख रहे हो कि ग्राउंड टिश्यू में बहुत सारे ऐसे कुछ स्ट्रक्चर जो है, राउंडेड स्ट्रक्चर्स, वो स्कैटर्ड पड़े हैं, है ना। यहाँ पर आप देख रहे हो पूरे इसके अंदर प्रेजेंट है। व्हाट आर दीज आर द वैस्कुलर बंडल्स, ये क्या है, वैस्कुलर बंडल्स है। और वैस्कुलर बंडल्स, यू नो दैट, वेरी इंपॉर्टेंट, जो दो एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है। और यहाँ पर आपने जो चीज याद रखनी वो है, वैस्कुलर बंडल्स आर स्कैटर्ड थ्रू आउट द स्टेम, राइट। तो ये लाइन जो है, न्यूमरस एंड स्कैटर्ड, इस लाइन को आपने ध्यान में रखना, क्योंकि एक डिफरेंस है। आगे चल के जब हम डायकॉट स्टेम को पढ़ेंगे तो वहां पे आपको वेस्कुलर बंडल स्कैटर्ड नहीं मिलेंगे, राइट। यहाँ पर आपको स्कैटर्ड मिल रहे हैं, यहाँ ग्राउंड टिश्यू में पूरे ऐसे फैले हुए हैं, राइट, और नॉट अरेंज इन अ स्पेसिफिक पैटर्न। बाकी कैम्बियम, कैम्बियम यहाँ पर एब्सेंट होता है या पोरली डेवलप्ड होता है, ठीक है। जब कैम्बियम जहां पर नहीं होगा तो उस टाइप के वैस्कुलर बंडल को हम क्या कहते थे, क्लोज्ड वैस्कुलर बंडल। तो यहाँ पे आप लिखोगे क्लोज्ड वैस्कुलर बंडल बिकॉज द कैम्बियम इज एब्सेंट, है ना, हमने पढ़ा है। नेक्स्ट, ये इसकी डायग्राम। और एक और पॉइंट है स्टेम अरेंजमेंट। स्टेम अरेंजमेंट इनका यूजुअली हॉलो होती है। अगर आप इनकी स्टेम को लेते हो तो वो या तो हॉलो होगी या तो बीच में पिथ होगी, सेंटर में पिथ वाला टिश्यू। अगर आप इसकी स्टेम लेते हो वीट की, या फिर मेज की, मक्की की स्टेम लेते हो, गेहूं की स्टेम लेते हो, तो बीच से आपको वो खाली मिलेगी, या तो उसमें पिथ होगी। पिथ भी क्या है, पैरेन्काइमेटस सेल्स होते हैं, टिश्यूज होते हैं, ठीक है। तो डायग्राम कुछ ऐसे मिलेगी। सबसे बाहर एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के बाद एक लेयर होती है हाइपोडर्मिस, जस्ट बिलो द एपिडर्मिस, और एपिडर्मिस के ऊपर क्या होगा, क्यूटिकल होगा, वैक्सी सब्सटेंस या वैक्सी लेयर, देन ग्राउंड टिश्यू, और ग्राउंड टिश्यू में वैस्कुलर बंडल, और वैस्कुलर बंडल आपके उस किसी भी पर्टिकुलर फॉर्म में अरेंज्ड नहीं होंगे, राइट। ओके, सो ये है आपका मोनोकॉट स्टेम। अब हम चलते हैं डायकॉट स्टेम। अगेन सिमिलर सिचुएशन, एपिडर्मिस, क्यूटिकल, कॉर्टेक्स, ये सारा वैसे ही रहेगा। बस यहाँ पर जो कॉर्टेक्स है, कॉर्टेक्स क्या है, ग्राउंड टिश्यू। यहाँ पर आपको प्रॉपर कॉर्टेक्स मिलेगा, लेकिन मोनोकॉट में आपको ग्राउंड टिश्यू मिलेगा, वहां पे कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं होगी, ठीक है, नो डिफ्रेंसिएशन in case of monocot. But in case of dicot, you will see the differentiation. You will see the collenchyma and sclerenchyma cells as well. Parenchyma तो होगा ही, but you will see the collenchyma and sclerenchyma. So ये किसकी डायग्राम है? This is the diagram of dicot stem. तो आपने डायकॉट प्लांट ले लिया,
ठीक है, डाइकॉट सनफ्लावर ले लो, बेस्ट एग्जांपल, सनफ्लावर ले लिया, सनफ्लावर की छोटी सी स्टेम ले ली, उसको कट किया, कट करने पर आपको कुछ ऐसा मिलेगा। और जब आप इसको थोड़ा सा और जूम करोगे और इसका क्लोजअप लुक लोगे तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा। सबसे बाहर एपिडर्मिस, ये कुछ इसके एपिडर्मल हेयर्स जिनको हम ट्राइकोम्स भी कहते हैं, जो ज्यादा होते हैं इन केस ऑफ डाइकॉट्स, मोनोकॉट्स में इतने नहीं होते। देन कॉलनकाइमा, कॉलनकाइमा पैरेन्काइमा, उसके बाद यहाँ स्क्लेरेन्काइमा। तो ये सारे जो टिश्यू की जो कॉर्टेक्स में यहाँ पर क्या है, आपको ग्राउंड टिश्यू डिफरेंशिएट हो चुका है और वहां पर आपको कॉलनकाइमा स्क्लेरेन्काइमा सेल्स भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, वैस्कुलर बंडल, अब आगे डिफरेंस। वैस्कुलर बंडल क्या बोल रहे हैं, अरेंज इन अ रिंग अराउंड द पिथ। ये पिथ है बीच में, ये पूरी पिथ है ना, दिस इज अ पिथ। और पिथ के अराउंड यू कैन सी ये जो वैस्कुलर बंडल्स हैं एक रिंग की फॉर्म में अरेंज हुए हैं। तो दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ डाइकॉट स्टेम, जहां पर वैस्कुलर बंडल आपकी एक रिंग की फॉर्म में अरेंज होते हैं। ठीक है, और जाइलम फ्लोएम की अरेंजमेंट यूजुअली ऑर्गेनाइज्ड इन अ रिंग और सिलेंडर विद जाइलम फेसिंग टुवर्ड्स इनसाइड एंड फ्लोएम फेसिंग टुवर्ड्स आउटवर्ड। ठीक है, तो आपका जाइलम अंदर की तरफ होगा और फ्लोएम बाहर की तरफ। यू कैन सी ये एक वैस्कुलर बंडल है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एक पूरा वैस्कुलर बंडल है। और इस वैस्कुलर बंडल में आप देख सकते हो, इसको मैं थोड़ा सा, हाँ ओके, सो हम येलो कलर लेते हैं, नहीं दिख रहा। ठीक, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका वैस्कुलर बंडल है, बाहर की तरफ फ्लोएम, अंदर की तरफ आपका जाइलम। जाइलम की टू फॉर्म्स होती है, प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम, इसके ऊपर हम नहीं जाएंगे, आपने सिंपली याद रखना है कि जाइलम कहाँ होता है, टुवर्ड्स द इनसाइड, राइट। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कैम्बियम, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे कैम्बियम होगा, कैम्बियम की लेयर प्रेजेंट होगी जाइलम और फ्लोएम के बीच में। जब कैम्बियम है तो यू विल सी देयर इज एन ओपन टाइप ऑफ वैस्कुलर बंडल, ओपन टाइप वैस्कुलर बंडल। ठीक है, तो वैस्कुलर बंडल यहाँ पे कैसा है, ओपन टाइप का। क्यों, बिकॉज देयर इज अ लेयर विच इज देयर ऑफ कैम्बियम विच इज प्रेजेंट बिटवीन द जाइलम एंड फ्लोएम। और जब कैम्बियम है तो वो क्या करेगा, इट विल कॉज अ सेकेंडरी ग्रोथ, थिकनिंग करवाएगा उस स्टेम की, उसकी जो डायमीटर है, उसका जो थिकनेस है, इट विल इंक्रीज व्हेन द प्लांट अंडरगो सेकेंडरी ग्रोथ। क्लियर, स्टेम अरेंजमेंट सॉलिड होती है अंदर से, क्यों, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पिथ एंड अरेंजमेंट ऑफ वैस्कुलर बंडल। मतलब वो क्या करते हैं, अपने आप को इस तरीके से अरेंज कर देते हैं ताकि अंदर से स्टेम क्या हो जाती है, वहां पर सॉलिड हो जाती है, राइट। तो ये है आपके पास डाइकॉट स्टेम। बाहर एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, देन पैरेन्काइमा, देन एंडोडर्मिस। यहाँ पर एक और लेयर आ जाती है एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के बाद आती है पेरिसाइकिल। पेरिसाइकिल यहाँ पे हर एक वैस्कुलर बंडल के पीछे प्रेजेंट होता है। हर एक वैस्कुलर बंडल के पीछे आपको क्या मिलेगा, एक पेरिसाइकिल मिलेगा, ये पेरिसाइकिल है। ठीक है, ये भी एक लेयर है टिश्यू की। उसके बाद आ जाता है वैस्कुलर बंडल। वैस्कुलर बंडल में क्या क्या है, फ्लोएम है, जाइलम है और बीच में कैम्बियम की लेयर है, राइट। और अंदर सेंटर में जाके पिथ है, पिथ भी किससे बनी है, पैरेन्काइमा के सेल से। क्लियर, ओके। सो व्हाट आर द की डिफरेंसेस, अ पॉइंट टू बी नोटेड, आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, दोनों का डिफरेंस क्या है। ठीक है, सो वैस्कुलर बंडल की अरेंजमेंट, पहला तो मोनोकॉट में कैसे वैस्कुलर बंडल्स अरेंज है, स्कैटर्ड। वेयर एज डाइकॉट में कैसे अरेंज है, रिंग की फॉर्म में। सेकेंडरी ग्रोथ किसमें होती है, डाइकॉट में। मोनोकॉट्स में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती, कुछ एक्सेप्शंस हैं। स्टेम का स्ट्रक्चर देखते हो, मोनोकॉट की स्टेम जनरली आपको हर्बेशियस मिलेगी और सिंपलर स्ट्रक्चर होगा, लेकिन डाइकॉट की स्टेम आपको हर्बेशियस भी मिल सकती है, वुडी भी मिल सकती है, और उसकी एनाटॉमी कॉम्प्लेक्स होगी डाइकॉट की। ठीक है, मोनोकॉट की सिंपल होगी। क्लियर, तो ये टिश्यू अरेंजमेंट है जहां पर हम देख रहे हैं कि डिफरेंट टाइप्स के टिश्यूज ने अपने आप को अरेंज किया है, कुछ में वो अलग थोड़ा सा दिखा रहे हैं, कुछ में अलग, तो इस वजह से आप डिफरेंशिएट कर पा रहे हो चीजों में, राइट। तो ये हो गया स्टेम का। अब इसी तरीके से हम रूट पे भी चलेंगे, तो रूट की भी एनाटॉमी को स्टडी करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहली लेयर अगेन एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के बाद यहाँ पर होगा रूट हेयर, क्योंकि यहाँ पर क्यूटिकल नहीं होता, रूट्स के जो एपिडर्मिस के ऊपर क्यूटिकल नहीं मिलेगा। ठीक है, क्यूटिकल, क्यूटिकल आपको एरियल पार्ट्स की एपिडर्मिस में मिलेगा, जो आपके पार्ट्स अबव द ग्राउंड ग्रो कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर वाटर लॉस होने के चांसेस है। जमीन के अंदर कहाँ वाटर लॉस होगा, तो इसलिए क्यूटिकल इज नॉट देयर। ठीक है, सो रूट हेयर्स होंगे। रूट हेयर कहाँ से निकलते हैं, एपिडर्मिस से निकलते हैं, जो कि सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। देन अगेन यहाँ पर भी कॉर्टेक्स होगा। कॉर्टेक्स में पैरेन्काइमेटल सेल्स होंगे जो स्टोरेज करेंगे, सपोर्ट करेंगे, राइट। एंडोडर्मिस अगेन, अब यहाँ पर एंडोडर्मिस होती है जो वैस्कुलर टिश्यू को सराउंड करती है, और इससे कुछ मूवमेंट ऑफ वाटर भी रेगुलेट होती है। और इनकी जो एंडोडर्मिस है यहाँ पर वो वाटर की मूवमेंट यस एंड न्यूट्रिएंट्स जो फ्लो हो रहे हैं, जब जब आपकी रूट हेयर्स ने मिनरल्स एंड वाटर को अब्सॉर्ब किया या न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर को अब्सॉर्ब किया, तो वो फिर रूट के अंदर जाएगा। रूट के अंदर जाएगा, एपिडर्मिस को क्रॉस करेगा, एपिडर्मिस को क्रॉस करने के बाद कॉर्टेक्स को क्रॉस करेगा, एंड कॉर्टेक्स को क्रॉस करने के बाद फाइनली वो जाएगा एंडोडर्मिस, और एंडोडर्मिस से कहाँ जाएगा, वो वैस्कुलर सिलेंडर में। वैस्कुलर सिलेंडर दो चीजों से बना है, जाइलम और फ्लोएम से, जो कि रिंग की फॉर्म में अरेंज है। यहाँ भी रिंग की फॉर्म में अरेंज हो, बट यहाँ पर जो अरेंजमेंट है वो कैसा होता है, रेडियल अरेंजमेंट होता है।
रेडियल वैस्कुलर बंडल, याद होगा अगर आपको, रेडियल वैस्कुलर बंडल। बाकी पेरिसाइकिल, पेरिसाइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है, एंडोडर्मिस के नीचे है और इसका काम है लेटरल रूट्स को अराइज करना। मतलब जो आपकी रूट है, रूट की जो साइड से एक ब्रांच निकलती है साइड से, वो जो ब्रांच है वो अंदर से निकलती है, एंडोजीनियस इन नेचर होती है। क्यों एंडोजीनियस नेचर होती है? क्योंकि पेरिसाइकिल अंदर है और पेरिसाइकिल के सेल से ही जब डिवाइड करेंगे वही यहाँ से लेटरल रूट को निकालते हैं, राइट। ओके, सो नेक्स्ट सेकेंडरी ग्रोथ यहाँ पे नहीं होती अगेन, क्योंकि कैम्बियम नहीं होता मोनोकॉट्स में, तो वी आर डिस्कसिंग द मोनोकॉट रूट। तो अगेन नो कैम्बियम, नो सेकेंडरी ग्रोथ, राइट। सिर्फ यहाँ पर जो है आपका जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट होंगे, ठीक है। ओके, सो यहाँ पर डायग्राम के ऊपर मैं आपको ले चलूंगा सबसे पहले। सो यहाँ पर ये डायग्राम आप देख सकते हो, इनके केस में यू कैन सी सबसे पहले तो एपिडर्मिस है। एपिडर्मिस के बाद यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर ये ए वाली जो है ये है डाइकॉट और ये है मोनोकॉट, ठीक है। कैसे पहचानोगे ये भी मैं आपको बताऊंगा। मोनोकॉट के ऊपर कम रूट हेयर्स आपको मिलेंगे और डाइकॉट के ऊपर आपको ज्यादा रूट हेयर्स मिलेंगे, क्योंकि प्लांट बड़ा है, एब्जॉर्प्शन ज्यादा करनी पड़ेगी, ठीक है। मोनोकॉट का प्लांट छोटा है तो इतनी ज्यादा एब्जॉर्प्शन की नीड नहीं है। उसके बाद एपिडर्मिस के बाद ये है सारा कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स के बाद एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस के बाद पेरिसाइकिल। और ये वाला जो वैस्कुलर बंडल है, इसे आप देख सकते हो ये कैसा है, रेडियल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर कुछ पैचेस हैं फ्लोएम के, राइट। यहाँ पर कुछ पैचेस हैं फ्लोएम के, जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, इस तरीके से। ये वाला जाइलम है और ये वाला फ्लोएम है। तो जाइलम एंड फ्लोएम सेम रेडियाई पे नहीं है, ठीक है, ये अलग अलग प्रेजेंट है। तो दैट मीन्स ये वाला वैस्कुलर बंडल कौन सा होगा, रेडियल वैस्कुलर बंडल। अब यहाँ पर ये जो आर्म्स देख रहे हो आप, इनका नंबर वेरी करता है। मोनोकॉट के केस में इनका जो नंबर है वो मोर देन 6 होता है, मोर देन 6। तो इसे हम कहते हैं पॉलीआर्क, पॉलीआर्क मतलब कि जो नंबर ऑफ वैस्कुलर बंडल्स हैं दे आर मोर देन 6। बट इन केस ऑफ डाइकॉट, ये डाइकॉट के केस में कम होते हैं, ठीक है। डाइकॉट के केस में इनका नंबर वेरी करता है 2 to 4 जाइलम बंडल्स, ठीक है, 2 to 4 जाइलम बंडल्स। और आपके पास ये जो पैचेस हैं 2 to 4। तो डायआर्क, ट्राईआर्क, टेट्रार्क, बट पॉलीआर्क इन केस ऑफ मोनोकॉट्स, ठीक है। और बाकी डिफरेंसेस यही डिफरेंसेस है, बाकी तो चीजें सेम ही है, ठीक है। पढ़ लेते हैं इसको यहाँ से। डाइकॉट की रूट, डाइकॉट रूट की एनाटॉमी को अगेन, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, वैस्कुलर सिलेंडर। वैस्कुलर सिलेंडर में आपके पास जाइलम इनवर्ट, फ्लोएम आउटवर्ड, कैम्बियम होगा यहाँ पर, ठीक है। और कैम्बियम जब होगा तो वो सेकेंडरी ग्रोथ करवाएगा, सेकेंडरी ग्रोथ इसमें होती है जिससे आपके सेकेंडरी टिश्यूज बनते हैं, सेकेंडरी जाइलम बनता है, सेकेंडरी फ्लोएम बनता है। बट मोनोकॉट्स में आपको कैम्बियम नहीं मिलेगा। तो इधर कैम्बियम होगा, कैम्बियम प्रेजेंट, और यहां पर आपका कैम्बियम एब्सेंट। क्लियर? सो ये आ गया आपका रूट का। अब चलते हैं इसके डिफरेंसेस के ऊपर। सबसे पहले तो वैस्कुलर अरेंजमेंट यहां पर आपका, देन सेकेंडरी ग्रोथ की बात कर लें, ठीक है। और आपके पास फाइनली क्या है, स्ट्रक्चर। मोनोकॉट रूट्स का जो है वो सिंपलर स्ट्रक्चर होगा। अगर वैस्कुलर अरेंजमेंट की मैंने आपको बता दी, नंबर ऑफ, यहाँ पर आप लिखोगे नंबर ऑफ जाइलम बंडल्स वेरी, ठीक है। जो नंबर है जाइलम बंडल्स का वो वेरी करता है, राइट। इन केस ऑफ डाइकॉट रूट, डाइकॉट रूट में 2 to 4। और मोनोकॉट के केस में, मोनोकॉट के केस में क्या कंडीशन है, पॉली आर्क, राइट। ये बाकी इसे आप रहने। देन सेकेंडरी ग्रोथ, सेकेंडरी ग्रोथ आपको डाइकॉट रूट्स में होगी, मोनोकॉट रूट्स में नहीं होगी। स्ट्रक्चर का भी बता दिया, सिंपलर स्ट्रक्चर है मोनोकॉट रूट्स का एज कंपेयर टू डाइकॉट रूट, राइट, ड्यू टू द मोर complexity ड्यू टू सेकेंडरी ग्रोथ एंड स्पेशलाइज्ड टिश्यू अरेंजमेंट्स इन केस ऑफ डाइकॉट प्लांट्स, राइट। अब है लीफ की। तो हमने रूट भी पढ़ लिया, स्टेम भी पढ़ लिया, अब हम चलेंगे लीफ के ऊपर। अब लीफ को थोड़ा सा समझेंगे कि मोनोकॉट और डाइकॉट लीफ में क्या डिफरेंस है। अब आपके पास जो मोनोकॉट लीफ होता है इसको हम कहते हैं आपका आइसोबायलेटरल लीफ, ठीक है। इसका दूसरा नाम है आइसोबायलेटरल लीफ, राइट। इसको हम यहाँ पे लिखेंगे आइसो बायलेटरल लीफ। आइसो बायलेटरल लीफ यहाँ पर होता है मतलब जैसे आपका ग्रास का जो लीफ है आपने देखा होगा, लाइक दिस होता है। तो यहाँ पर वो दोनों तरफ से क्या है, अच्छे से जो सनलाइट है उसको रिसीव कर पाता है और उसकी दोनों सरफेसेस के ऊपर आपको स्टोमेटास दिखेंगे। लेकिन जो आपका डाइकॉट लीफ है कहते हैं डॉर्सी वेंट्रल लीफ, वो डॉर्सी वेंट्रल लीफ होता है, ठीक है। वहां पर आपको वेंट्रल साइड पे ज्यादा स्टोमेटा देखने को मिलते हैं और जो उसकी डॉर्सल साइड है वो सनलाइट को मैक्सिमम रिसीव करती है, ठीक है। सो अगेन एपिडर्मिस होगी बाहर वाली लेयर और एपिडर्मिस के ऊपर क्या होगा, स्टोमेटा होगा एंड स्कैटर्ड रैंडमली अक्रॉस एपिडर्मिस, राइट।
अब लीफ है तो लीफ की एक अपर एपिडर्मिस होगी, एक लोअर एपिडर्मिस होगी। अब लीफ में जो टिश्यू प्रेजेंट होता है उसको कहते हैं मीजोफिल। वेरी इंपॉर्टेंट, मीजोफिल। मीजोफिल ग्रीन जो टिश्यू होता है, इसमें भर भर के क्लोरोप्लास्ट होते हैं, उसको मीजोफिल सेल्स कहते हैं, मीजोफिल टिश्यू कहते हैं। मोनोकॉट स्लीव में जो मीजोफिल टिश्यू है वो डिफरेंशिएट नहीं होता। वो दो तरह की लेयर्स में डिफरेंशिएट नहीं हुआ होता है, जैसे कि आपको डायकॉट्स में देखने को मिलता है। डायकॉट्स में आपको देखने को मिलेगा मीजोफिल टिश्यू पैलिसेड एंड स्पॉन्जी लेयर्स में डिफरेंशिएट हुआ है, पर मोनोकॉट में नहीं देखने को मिलेगा, राइट। वैस्कुलर बंडल की बात करें तो वैस्कुलर बंडल यहाँ पे बहुत सारे होते हैं, स्कैटर्ड होते हैं थ्रू आउट द ग्राउंड टिश्यू ऑफ द लीफ। ठीक है, वैसा ही अरेंजमेंट जैसे हम पढ़ते आ रहे हैं। सेकेंडरी ग्रोथ इसमें नहीं होती। ठीक है, मोनोकॉट लीफ में डायग्राम देख लेते हैं एक बार। ये है आपका मोनोकॉट लीफ एंड ये है आपका डाइकॉट लीफ। ठीक है, देखिए यहाँ पर एडैक्सियल एपिडर्मिस, एबैक्सियल एपिडर्मिस, स्टोमेटास है, ऊपर भी स्टोमा मिलेगा, यहाँ भी मिलेगा, दोनों तरफ मिलेगा। देन एक पैच होगा स्क्लेरेन्काइमा का, उसके नीचे जाइलम है, फ्लोएम है, और यहाँ पर आपका बाकी मीजोफिल की कोई डिस्टिंक्शन नहीं है, कोई डिफरेंशिएशन नहीं है, पैलिसेड स्पॉन्जी में ऐसा ही प्रेजेंट है। तो ये किसकी एनाटमी है? मोनोकॉट लीफ की एनाटमी। क्लियर? वही ऊपर वाली सरफेस, नीचे वाली सरफेस, स्टोमेटा एपिडर्मिस के ऊपर मीजोफिल, उसके बाद नीचे वेस्कुलर बंडल में जाइलम, फ्लोएम, देन ये जो पैच है ये है क्या? स्क्लेरन काइम, राइट। ओके, तो डायकॉट के बारे में पढ़ लेते हैं। डायकॉट में भी सेम एपिडर्मिस, स्टोमेटा, बट स्टोमेटा आर मोर कॉन्सेंट्रेटेड ऑन द लोअर सरफेस ऑफ द लीफ। मतलब जो इसकी लोअर एपिडर्मिस होगी, लोअर एपिडर्मिस, उसमें ज्यादा स्टोमेटास होंगे। ठीक है, मोर स्टोमेटा वेंट्रल सरफेस में। मीजोफिल में डिफरेंशिएशन हो चुकी है, पैलिसेड एंड स्पॉन्जी मीजोफिली उसमें लेयर्स में, right? And palisade is located beneath the upper epidermis and it consists of tightly packed columnar cells for photosynthesis. Very important. और स्पंजी में क्या होगा? स्पंजी में आपके लूजली अरेंज सेल्स होंगे जिनमें भर भर के एयर स्पेसेस होंगी ताकि वो क्या कर सके? गैसियस एक्सचेंज कर सके। देखो ये स्टोमेटा है, स्टोमेटा किसके लिए होता है? गैस एक्सचेंज के लिए, गैसियस एक्सचेंज के प्रोसेस को कैरी आउट करने के लिए। तो यहाँ पर आपके नीचे वाली जो लेयर है वो है स्पॉन्जी, ताकि जो हवा है, जो गैस है, वो यहाँ से एक्सचेंज कर पाए एयर स्पेसिस के थ्रू। लेकिन ऊपर वाली जो लेयर है वो है पैलिसेड की, जो कि फोटोसिंथेटिक इन नेचर है। ठीक है, ऑल्दो स्पंजी वाले भी फोटोसिंथेसिस करेंगे, बट ज्यादा फोटोसिंथेसिस कौन करेगा? पैलिसेड वाले। ठीक है, देन आपके पास बंडल मिलेगा, बंडल शीट होगी और उसमें जाइलम होगा, फ्लोएम होगा, वैस्कुलर बंडल, राइट। सेकेंडरी ग्रोथ इसमें होती है क्योंकि इनके पास कैम्बियम होता है। डायकॉट सारों के पास कैम्बियम होगा। ठीक है, अगर समराइज करके देखें तो मोनोकॉट लीव्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय द पैरेलल वेनेशन, स्कैटर्ड वैस्कुलर बंडल, absence of palisade and spongy mesophyll differentiation. They don't have any kind of differentiation in their mesophyll cell and they lack secondary growth. Whereas dicots के पास net like venation होती है, वैस्कुलर बंडल्स इनके ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, डिस्टिंक्शन होती है palisade and spongy mesophyll layers में, and they have the potential for secondary growth. तो these are the differences. राइट, मेजर आपको डिफरेंसेस पे ही फोकस करना है क्योंकि वहीं से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, आपसे ये नहीं पूछेंगे एपिडर्मिस किस में है, कॉर्टेक्स किस में है, वेस्कुलर बंडल किस में है, ये तो सब में कॉमन है। दे विल आस्क यू व्हाट आर द पेक्यूलियर डिफरेंसेस। ठीक है, क्या किस में आपका मेसोफिल की डिफरेंशिएशन हो रही है, किस में वेस्कुलर बंडल रिंग की फॉर्म में अरेंज है। ठीक है, दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस दे कैन आस्क यू। ओके, सो यहाँ तक आप लोग देख चुके हैं हमारा यहाँ तक एनाटमी हम लोग देख चुके हैं मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स की। वो है कवर्ड रूट, स्टेम एंड लीफ। क्लियर? अब हम लोग एक स्टेप और आगे चलते हैं। हम लोगों ने लेटरल मेरिस्टेम के बारे में बात की थी। लेटरल मेरिस्टेम में मैंने आपको दो चीजें पढ़ाई थी, वैस्कुलर कैम्बियम, कोर कैम्बियम। अब हम थोड़ा सा यहाँ पर समझेंगे कि वैस्कुलर कैम्बियम का सेकेंडरी ग्रोथ में क्या रोल है, किस तरीके से आपका वैस्कुलर कैम्बियम सेकेंडरी ग्रोथ कॉज करवाता है प्लांट्स में। ठीक है, तो देखिए जो आपका वैस्कुलर कैम्बियम है, इट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन द सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, स्पेशली कौन से प्लांट? डायकॉट प्लांट एंड कुछ थोड़े बहुत जिम्नोस्पर्म्स। क्योंकि आप देखते हो जिम्नोस्पर्म्स इतने बड़े बड़े ट्रीज होते हैं, आपके आपने चीड़ का पेड़ देखा होगा, देवदार का पेड़ देखा होगा, वो कितने बड़े होते हैं, उनमें भर भर के सेकेंडरी ग्रोथ हुई होती है क्योंकि उनमें भी वैस्कुलर कैम्बियम प्रेजेंट होता है, उनमें भी सेकेंडरी टिश्यूज बनते हैं, सेकेंडरी जाइलम बनता है, सेकेंडरी फ्लोएम बनता है, और उसी सेकेंडरी जाइलम को वुड की फॉर्म में आप लोग यूज करते हो अपने पर्पसेस के लिए, राइट। सो देखिए जब भी सेकेंडरी ग्रोथ होगी वैस्कुलर कैम्बियम के थ्रू, सबसे पहला स्टेप होगा वुड बनना, लकड़ी बनना। ठीक है, जो आपके पास सेकेंडरी जाइलम है वो बनेगा। कैसे बनेगा? You know that कि vascular cambium is a cylindrical layer of meristematic tissue which is located between the primary xylem and primary phloem. ठीक है, आपके पास एक वैस्कुलर बंडल है लाइक दिस। वैस्कुलर बंडल में बीच में आपको यहाँ पर क्या मिलेगा? कैम्बियम मिलेगा। इसके आसपास यहाँ पर आपको जाइलम, और इसके बाहर आपको क्या मिलेगा? फ्लोएम मिलेगा। ठीक है, ये आपका आ गया फ्लोएम।
फ्लोएम आ गया, ये आपका आ गया जाइलम, और बीच में जो लेयर आप देख रहे हैं ये है आपका कैम्बियम। ठीक है, इस तरीके से प्रेजेंट होता है। तो अब कैम्बियम एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, तो इसका काम है डिवाइड करना। इसका काम क्या है? डिवाइड करना। तो ये डिवाइड करेगा, ठीक है, डिवाइड करेगा, डिफरेंशिएट करेगा। तो कैम्बियल सेल, जो कैम्बियम के सेल्स है, दे एक्टिवली डिवाइड, दे प्रोड्यूस न्यू सेल्स टुवर्ड्स बोथ साइड। तो इसके यहाँ पर जो सेल है, इसके इधर से भी डिवाइड करेगा, इस साइड से भी डिवाइड करेगा, मतलब दोनों तरफ से ही क्या करेगा? इट विल डिवाइड। ठीक है, यहां से भी डिवाइड करेगा, यहां से भी डिवाइड करेगा। जब दोनों तरफ से डिवाइड करेगा, नए नए सेल्स बनेंगे। अब देखो, जब ये इनसाइड से डिवाइड कर रहा है तो वहां पे क्या बना रहा है? सेकेंडरी जाइलम बना रहा है। अगर ये बाहर वाली तरफ से डिवाइड कर रहा है तो इट विल फॉर्म द सेकेंडरी फ्लोएम। पहले होते हैं प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी फ्लोएम। जब कैम्बियम बनता है, उधर कैम्बियम डिवाइड करता है, तो वो प्राइमरी जाइलम को काटता है सेकेंडरी जाइलम में, और प्राइमरी फ्लोएम को काटता है सेकेंडरी फ्लोएम में। इसका काम है सेल्स को डिवाइड करते रहना। तो वो जहां पर नए नए सेल्स ऐड होते जा रहे हैं, वो बनता जाएगा सेकेंडरी जाइलम टुवर्ड्स इनसाइड, सेकेंडरी फ्लोएम टुवर्ड्स आउटसाइड, राइट। सो इससे क्या होगी? ग्रोथ होगी वुड की, क्योंकि जब सेल्स बढ़ते जा रहे हैं तो लेटरली ग्रोथ हो रही है, मतलब साइड से जो प्लांट है मोटा होता जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट काम है सेकेंडरी फ्लोएम का बनना। अगेन वही चीज, बाहर की तरफ कटेगा तो सेकेंडरी फ्लोएम बनेगा। इस इन दोनों चीजों से क्या होगा? थिकनेस बढ़ेगी प्लांट की। तो एज अ वैस्टरोकैम्बियम कंटिन्यूज टू डिवाइड एंड प्रोड्यूस न्यू सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम सेल्स, द स्टेम और रूट, जहां पर भी ये चीज हो रही है उसका डायमीटर बढ़ेगा। और यही क्या है? कैरेक्टरिस्टिक सेकेंडरी ग्रोथ ऑब्जर्व्ड इन वुडी प्लांट्स। तो जो भी आपके पास वुडी प्लांट्स देखने को मिलते हैं, उन्हें जो कैरेक्टरिस्टिक सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलती है, वो इसी वजह से, क्योंकि उनके अंदर सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम बन रहे हैं, जिससे उनकी थिकनेस, डायमीटर, गर्थ जो है वो बढ़ रही है। ठीक है, इससे क्या होता है? प्लांट जो है वो टॉलर एंड स्टडियर होता है और सपोर्ट कर पाता है उसकी ब्रांचेस के वेट को, राइट। और ताकि वो, और सेकेंडली वो लॉन्ग डिस्टेंस जो भी ट्रांसपोर्ट होना है वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स का, वो भी वहां पर कैरी आउट कर सके। ठीक है, क्योंकि ज्यादा टिश्यूज बनेंगे, राइट, तो ज्यादा वहां पर ये जो लॉन्ग डिस्टेंसेस हैं, ट्रैवलिंग होनी है, ट्रांसलोकेशन होनी है, ट्रांसपोर्टेशन होनी है वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स की, वो हो सके, राइट। तो ये मैंने डायग्राम यहाँ पे रखी है, इसके थ्रू मैं आपको थोड़ा सा और आइडिया देने की कोशिश करूंगा। तो देखिए, ये है आपका प्राइमरी ग्रोथ जो नॉर्मली प्लांट में हो रही थी। अब प्लांट ने कहा कि नहीं, अब मुझे क्या करना चाहिए? मुझे थोड़ा सा और सेकंड बढ़ना चाहिए, मुझे थोड़ी सी और प्रमोशन चाहिए, एज एज वी कैन से। तो क्या हुआ? ये वाला जो कैम्बियम था वो तो वेस्टर बंडल के बीच में प्रेजेंट था ही, जिसे हम प्रो कैम्बियम कहते हैं। इस प्रो कैम्बियम ने कहा कि अब मैं क्या करूंगा? मैं एक्टिवेट हो जाऊंगा, मैं एक्टिव हो जाऊंगा और मैं सेल्स को डिवाइड करूंगा। तो देखिए, यहाँ पर ये थोड़ा सा यहाँ पर एक्टिवेट हो गया, और इसके बाहर ये आप देख रहे हो, ये लाइट कलर में आपको एक रिंग जैसी देखने को मिल रही है, जो इन वेस्टर बंडल्स को जोड़ रही है। यहाँ पर यहाँ के जो पैरेंकाइमेटस सेल्स होते हैं, वो भी कैम्बियम बन जाते हैं। वो भी क्या बन जाते हैं? कैम्बियम बन जाते हैं। और उस कैम्बियम को बोलते हैं इंटरफेसिक्युलर कैम्बियम। ठीक है, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। और जो कैम्बियम वहां पर मैं आपको बता रहा था, जो कैम्बियम वैस्कुलर बंडल के बीच में प्रेजेंट होता है, इसका नाम होता है इंट्राफेसिकुलर। देखो, धीरे धीरे मैं आपको फर्दर डिटेल्स की तरफ ले जा रहा हूं। यहां वाला जो है उसे हम कहेंगे इंट्राफेसिकुलर, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। और जो बाहर बन रहा है वो है इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। तो धीरे धीरे ये आपस में जुड़ते हैं, एक रिंग बन जाती है पूरी। और वो रिंग जब जैसे ही बन गई, तो सेल्स क्या करते हैं? देखो, ये वेस्कुलर कैम्बियम है, इसके सेल्स ने डिवाइड किया इस तरीके से, और इस तरीके, जब ऐसे डिवाइड किया, पैरेलली डिवाइड किया, तो विल से पेरिक्लिनल डिवीजन, जब ऐसे डिवाइड किया तो विल से एंटीक्लिनल। तो दीज आर एक्चुअली द डिविजन्स, इसके ऊपर आपने नहीं जाना है। तो जब सेल्स डिवाइड कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो आप देख रहे हो ये बन गया आपका सेकेंडरी जाइलम, और यहाँ पर बन गया आपका सेकेंडरी फ्लोएम। और वही रेड और ग्रीन कलर में आपको दिखा गया है। येलो कलर की लाइन जो आपको रिंग दिख रही है, ये पूरा कैम्बियम है। बाहर ग्रीन कलर का आपको फ्लोएम दिख रहा है, अंदर रेड कलर का आपको सेकेंडरी जाइलम दिख रहा है, और बाहर ये सेकेंडरी फ्लोएम। ठीक है, सो इस तरीके से आपकी क्या हुई? सेकेंडरी ग्रोथ हुई। तो जो यहाँ पे कैम्बियम थे, दो तरह के कैम्बियम थे। वैस्कुलर कैम्बियम भी दो होते हैं, एक होता है इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, एक होता है इंटरफेसिकुलर। इंट्राफेसिकुलर वही है जो एक वैस्कुलर बंडल के बीच में होता है, और बाहर जो है वो होता है आपका इंटरफेसिकुलर। क्लियर? ओके। अब एक कॉन्सेप्ट आता है एनुअल ग्रोथ रिंग्स का। आपने बहुत बार लकड़ी या कोई पेड़ कटा हुआ देखा होगा, या वुडन लॉग देखा होगा, आपको उसमें कुछ ऐसे कंसेंट्रिक सर्कल्स देखने को मिले होंगे। ऐसे आपने देखा होगा, गोल 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 लाइंस वहां पर है, कंसेंट्रिक सर्कल्स हम बोल सकते हैं। व्हाट आर दीज? दीज आर द एनुअल ग्रोथ रिंग्स। वेरी इंपॉर्टेंट। देखो क्या होता है, जो प्लांट्स आपके टेम्परेट रीजन में ग्रो करते हैं, आपको होता है वहां पे सीजनल चेंजेस आते हैं। ठीक है, कुछ महीने स्प्रिंग सीजन होगा, कुछ महीने ऑटम सीजन होता है, तो वहां पे सीजनल चेंजेस की वजह से क्या होता है, जो एक्टिविटी है वैस्कुलर कैम्बियम की, वो वेरी करती है। जो वैस्कुलर कैम्बियम सेल्स को काटता है, सेल्स को डिवाइड करता है, उसकी एक्टिविटी वहां पे वेरी करती है। और इसी के रिजल्ट से वहां पे क्या होता है? एनुअल ग्रोथ रिंग्स देखने को मिलती है।
उन ट्री ट्रंक्स में, अगर वो ट्री को आप काटते हो तो आपको उनकी ट्रंक में आपको क्या देखने को मिलेगा, रिंग्स एनुअल ग्रोथ रिंग्स देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो देखिए ड्यूरिंग द ग्रोइंग सीजन, जब आपका ग्रोइंग सीजन है, स्प्रिंग का टाइम है, समर का टाइम है, या जो टाइम अभी चल रहा है, इस टाइम पर क्या होता है, cells they produced by the cambium are larger and have thinner cell wall, और वो बनाते हैं लाइट कलर्ड अर्ली वुड। ठीक है, वो उन सेल से जो लकड़ी वहां पे बनती है वो लाइट कलर्ड होती है, और उसको हम अर्ली वुड कहते हैं। और जैसे ग्रोइंग सीजन खत्म होने लगता है, आपको पता है कि प्लांट जो वो ट्रीज होते हैं उनके पत्ते झड़ जाते हैं, है ना। अगर वो डेसिडस ट्री है तो आप देखते हो कि ऑटम के टाइम पे उनके पत्ते झड़ जाएंगे, और जब स्प्रिंग सीजन आएगा तो उनके ऊपर नए नए पत्ते आएंगे। तो पत्ते आना मतलब फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगी, पत्ते ना होना फोटोसिंथेसिस कम होगी। तो जब फोटोसिंथेसिस अच्छी खासी हो रही है तो कैम्बियम के सेल्स भी लार्ज होंगे, थिन सेल वॉल के होंगे, मतलब अच्छे होंगे। लेकिन जब आपका ग्रोइंग सीजन खत्म हो चुका है, सो उस टाइम पर जो सेल्स कैम्बियम से बनेंगे दे आर स्मॉलर एंड दे गॉट थिकर सेल वॉल। सो उस वजह से वहां पर जो लकड़ी बनेगी वो बनेगी डार्क कलर। ठीक है, सो मतलब एक साल में जो वहां पे दो तरह के जो लकड़ी बन रही है, जो वुड बन रही है, एक सीजन में वो लाइट कलर होगी, एक सीजन में वो डार्क कलर होगी। तो ये जो पैटर्न होगा, इस पैटर्न से बनेंगी वहां पे ग्रोथ रिंग्स, उनको हम कहेंगे ग्रोथ रिंग, राइट। और जब आप उन ग्रोथ रिंग्स को काउंट करोगे, आप ट्री की लाइफ बता सकते हो, क्योंकि एक साल में आपको वो जो आपको दो तरह की देखने को मिलती है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, ये फर्स्ट ईयर ऑफ ग्रोथ, एंड देन उसके बाद यहाँ पर आपकी नहीं हुई, फिर ग्रोथ हुई, फिर नहीं, तो आपको ऐसे रिंग दे, जब आप इन रिंग्स को काउंट करोगे तो आप उस प्लांट की या उस ट्री की एज बता सकते हो। ठीक है, तो उसको आप क्या कर सकते हो, एज बता सकते हो। तो उस ब्रांच को बोलते हैं डेंड्रो क्रोनोलॉजी। डेंड्रो क्रोनोलॉजी में आप लोग ट्री की ग्रोथ रिंग्स को काउंट करके, या एनुअल एनुअल बोले में साल में बनेंगी। ठीक है, तो हर साल बनेंगी। तो डेंड्रोक्रोनोलॉजी से आप लोग ट्री की लाइफ बता सकते हो, उसकी एज बता सकते हो। ठीक है, राइट। ओके, अब नेक्स्ट है आपके पास कॉर्क कैम्बियम। बैचलर कैम्बियम की बात खत्म हो गई, अब कॉर्क कैम्बियम क्या है। कॉर्क कैम्बियम भी एक एडिशनल कैम्बियम वहां पे प्रेजेंट होता है, और ये भी एक लेटरल मेरिस्टेम ही है। आउटर पार्ट ऑफ द वुडी प्लांट में जो आउटर बार्क होती है उसकी, ठीक है, आउटर पार्ट या आउटर बार्क जो है ट्री की, वहां पर बनता है ये, अंदर नहीं बनेगा, बाहर की तरफ बनेगा, प्राइमरली स्टेम्स और रूट्स में। इसका मेन काम है कॉर्क सेल्स को बनाना, और कॉर्क सेल क्या करते हैं, प्रोटेक्टिव आउटर कवरिंग बनाते हैं प्लांट की, जिसे हम कहते हैं कॉर्क। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब प्लांट की सेकेंडरी ग्रोथ हो जाती है, प्लांट की गर्थ इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि उसके जो बाहर वाले टिश्यूज थे, एपिडर्मिस वगैरह, वो रप्चर कर जाते हैं। तो कॉर्टेक्स में क्या होता है कि कॉर्टेक्स वाली लेयर में कुछ पैरेन्काइमेटस सेल्स क्या बन जाते हैं, कॉर्क कैम्बियम, और वो वहां पे डिवाइड करना स्टार्ट कर देते हैं। डिवाइड करने पर वो क्या बनाएंगे, कॉर्क बनाएंगे, और कॉर्क आ जाएगी आपकी प्रोटेक्टिव कवरिंग, आउटर कवरिंग। ठीक है, प्लांट के जो छिलका भी वो निकलता है बार्क से, वो कॉर्क ही निकलता है एक्चुअली। ठीक है, कॉर्क कैम्बियम इज लोकेटेड इन द कॉर्टेक्स जस्ट बीनीथ द एपिडर्मिस इन स्टेम एंड रूट्स ऑफ वुडी प्लांट। और यहाँ पर आपका पेरिसाइकिल और सेकेंडरी फ्लोएम से भी निकलता है इन केस ऑफ रूट्स। रूट्स के केस में पेरिसाइकिल बनाता है। एज कॉर्क कैम्बियम सेल्स डिवाइड, दे गिव राइज टू टू टाइप्स ऑफ डॉटर सेल्स, कॉर्क सेल, सेकेंडरी कॉर्टेक्स सेल। कॉर्क सेल को हम कहते हैं फैलम, और सेकेंडरी कॉर्टेक्स सेल्स को कहते हैं फैलोडर्म, और कॉर्क कैम्बियम को क्या कहते हैं, फैलोजन। ये तीन चीजें हैं, ये तीन टर्म्स हैं। देखो क्या होता है, आपका यहाँ पर है, दिस इज योर कॉर्क कैम्बियम। कॉर्क कैम्बियम बाहर की तरफ क्या बनाएगा, कॉर्क बनाएगा, और अंदर की तरफ क्या बनाएगा, सेकेंडरी कॉर्टेक्स सेल्स। इसको हम कहेंगे फैलम, और इनको हम कहेंगे फैलोडर्म, और ये वाली जो लेयर है ये आ जाएगा फैलोजन। ठीक है, राइट। एंड कॉर्क आपको पता है, कॉर्क सेल्स डेड होते हैं मेच्योरिटी के टाइम पर, एंड दे बिकम फिल्ड विद सुब्रीन। इनके ऊपर सुब्रीन जो सब्सटेंस है वो भरा रहता है, जो कि एक वैक्सी सब्सटेंस है, जो इनको इम्परमेबल बनाता है टू वाटर एंड रेजिस्टेंट टू डिके। ठीक है, क्योंकि एपिडर्मिस क्यूटिकल शूटिकल सब खत्म, तो वहां पर आ जाता है कॉर्क, विच इज हैविंग अ वैक्सी लेयर मेड अप ऑफ सुब्रीन। ठीक है, और ये डेड होते हैं मेच्योरिटी के टाइम पे। कॉर्क कैम्बियम ऑल्सो प्रोड्यूसेस सम स्ट्रक्चर, जिसे हम कहते हैं लैंटिसल। ठीक है, लैंटिसल पे बाद में चलते हैं, ये इस डायग्राम पे ध्यान दीजिए, ये है कॉर्क। कहां से बना, ये इनर आपको दिख रही होगी एक रिंग जैसा स्ट्रक्चर, मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ, तो आप यहाँ पे एक रिंग जैसा स्ट्रक्चर देख सकते होंगे, ये है आपका कॉर्क। ठीक है, और ये पूरा मिलके बनाता है बार्क, इस पूरे को हम बार्क बोलते हैं। सो ये कॉर्क कैम्बियम ने बाहर की तरफ बनाए कॉर्क, अंदर की तरफ बनाए सेकेंडरी कॉर्टेक्स। सेकेंडरी कॉर्टेक्स को हम कहते हैं फैलोडर्म, कॉर्क को हम कहते हैं फैलम, और ये आ गया फैलोजन। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर कॉर्क कैम्बियम ने अपना जो काम है वो किया। बाकी अंदर तो आपके वैस्कुलर कैम्बियम से सेकेंडरी टिश्यूज बनेंगे, बट बाहर भी आपके कॉर्क कैम्बियम के थ्रू कुछ एडिशनल स्ट्रक्चर्स, एडिशनल टिश्यूज वहां पे बनते हैं, जिसका नाम है कॉर्क एंड सेकेंडरी कॉर्टेक्स। ये आते हैं बार्क के अंदर। जो बार्क आपको दिखती है ट्री की, वो बार्क इसी से मिलकर बनी होती है। ठीक है,
नाउ कॉर कैम्बियम ने यहाँ पे क्या बनाया, लेंटिसल्स। लेंटिसल्स क्या है एक्चुअली, लेंटिसल्स आर द स्मॉल रेज्ड एरियाज ऑन द सरफेस ऑफ द कॉर लेयर। यहाँ देखिए, आपने कुछ ऐसे ट्रीज देखे होंगे जिनके ऊपर कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिले होंगे, ठीक है। बहुत बेस्ट एग्जांपल है, आप यहाँ पर किसी जैसे आपने पीच का प्लांट देखा होगा या प्लम का ट्री, ठीक है, जो पीच का ट्री है, प्लम का ट्री, आप इसको एक बार ध्यान से देखना, रोजेसी फैमिली से स्पेशली, उनकी स्टेम के ऊपर कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स आपको मिलेंगे। अगर आप इनको टच करोगे तो आपके ऐसे पाउडर जैसा हाथ में लगेगा। व्हाट आर दीज आर द लेंटिसल्स। क्योंकि स्टोमेटा खत्म हो चुका होता है, तो अब गैसियस एक्सचेंज के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए, तो वहां पे आ जाते हैं लेंटिसल्स। यहाँ पर क्या होता है, जो सेल्स यहाँ पे बनते जा रहे हैं वो इतने ज्यादा बन जाते हैं कि आपकी एपिडर्मिस टूट जाती है। एपिडर्मिस जैसे ही टूटी, अंदर से कुछ सेल्स बाहर आएंगे तो ये बना देंगे लेंटिसल। दिस इज द लेंटिसल। raised areas हैं, raised areas on the surface of rocky layer, and lenticels allow for gas exchange between the internal tissues of the plant and the external environment, facilitating the exchange of oxygen and carbon dioxide। मतलब gaseous exchange में ट्री में उसमें सेकेंडरी ग्रोथ आ जाती है, उसमें हेल्प करते हैं लेंटिसल्स। लेंटिसल्स आपको फ्रूट में भी देखने को मिलते हैं, आप एप्पल खाते हो, आप पेयर खाते हो, नाशपाती, उसके ऊपर भी लेंटिसल होते हैं, छोटे छोटे आपको डॉट डॉट स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे, राइट। तो ये काम किसका है, कॉर कैम्बियम का। इसके बाद आपके छोटे छोटे कुछ कॉन्सेप्ट हैं, इनके ऊपर जल्दी से बात कर लेते हैं। एक कॉन्सेप्ट है हार्डवुड एंड सॉफ्टवुड का, ठीक है, हार्डवुड एंड सॉफ्टवुड। अब आप नाम से सोच रहे होंगे कि हार्डवुड हार्ड होगी, सॉफ्टवुड सॉफ्ट होगी, सॉफ्टवुड ऐसी होगी जिसको आप हाथ से भी तोड़ सकते हैं, तो ऐसा नहीं है, इसको ध्यान से समझते हैं। तो दीज आर द टर्म्स टू डिस्क्राइब टू मेन कैटेगरीज ऑफ वुड, लकड़ी को, बेस्ड ऑन देयर बोटेनिकल ओरिजिन, कहाँ से आ रही है, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है और टिपिकल यूज क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, जो आपके पास हार्डवुड होती है, हार्डवुड ये आती है डेसिडस ट्रीज से। नाउ व्हाट आर डेसिडस ट्रीज। डेसिडस ट्रीज वो ट्रीज होते हैं जो अपने पत्तों को झड़ देते हैं, ठीक है। आप इन ट्रीज आप इन देखोगे कुछ समय इनके ऊपर ट्री पत्ते होंगे, कुछ समय ये पत्ते छोड़ देंगे, तो वो होते हैं डेसिडस ट्रीज, ठीक है। आप किसी से फर्स्ट आप अपने गावा के ट्री को देख लो, आप पीपल के ट्री को देख लो, आप उसके देख लो क्या बोलते हैं आपका ये मोरस नाइग्रेस, आपके जो तूत का है, मलबरी है, इसको आप देख लो, पत्ते झड़ देते हैं ये, है ना, फिर नए पत्ते आते हैं, उनको बोलते हैं डेसिडस ट्रीज। तो ये है एंजियोस्पर्म फ्लावरिंग प्लांट्स, इनके ब्रॉड लीव्स होते हैं, एंड एग्जांपल्स आप होता है ओक के, मैपल, वॉलनट, चेरी, मैहोगनी, ये सारे इनके पास हार्डवुड होती है। मतलब इन ट्रीज से जो वुड आपको मिलती है वो होती है हार्ड, इट इज डेंसर एंड हार्डर। सॉफ्टवुड कहाँ से आती है, जिम्नोस्पर्म से। जो कोन बेयरिंग ट्रीज होते हैं, चीड़ का पेड़, देवदार का पेड़, ये सारे आपको इनसे जो लकड़ी मिलती है वो है सॉफ्टवुड, और ये एवरग्रीन होते हैं। आपने कभी भी चीड़ के पेड़ को कभी आपने बिना पत्तों के नहीं देखा होगा, उस पे हर समय पत्ते रहेंगे, तो वो होते हैं एवरग्रीन ट्रीज। आप देवदार के ट्री को देख लो, उनके पत्ते झड़ रहे हैं, मीनवाइल आ भी रहे हैं, तो वो होता है एवरग्रीन ट्री, ठीक है। तो एग्जांपल्स है पाइन, स्पर्स, फिर है सिदार है, रेडवुड है, बहुत सारे हैं। तो इनकी जो लकड़ी इनसे मिलती है वो होती है सॉफ्टवुड, जो कि लेस डेंस होती है और सॉफ्टर होती है, ठीक है। आगे अगर हम बात करें तो जो आपकी हार्डवुड है उसको हम ज्यादा प्रेफर नहीं करते, क्योंकि वो डेंसर हार्डर होती है। सॉफ्ट वुड को हम ज्यादा लेते हैं, और उसी को हम जो भी चीजें आपकी बनती हैं वो मोस्टली आप लोग सॉफ्ट वुड की लकड़ी से ही बनाते हैं। हम प्रेफर करते हैं ना, हमारे पास देवदार की लकड़ी आए, चीड़ की लकड़ी आए, क्योंकि उसको काम करना वो ज्यादा समय तक उसकी लॉन्गेविटी भी होती है, अच्छी होती है, उससे आप चीजों को बना सकते हो, दैट इज द सॉफ्ट वुड, क्योंकि उसमें फाइब्रस कंटेंट बहुत हाई होता है एज कम्पेयर टू हार्डवुड। हार्डवुड आपको मिलेगी एंजियोस्पर्म्स में, जहाँ पे वेसल्स होंगी, लेकिन सॉफ्ट वुड में वेसल्स नहीं होती, जाइलम वेसल्स वहाँ पे एब्सेंट होती हैं, वहाँ पे फाइबर्स ज्यादा होते हैं, ठीक है। बहुत सारी डिटेल्स हैं, आप इतनी डिटेल में हम नहीं जाएंगे। ओके, सो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हार्डवुड एंड सैपवुड। अब हार्डवुड एंड सैपवुड क्या है। हार्डवुड, अब आप ये मत समझना कि वो लकड़ी जिसके पास दिल हो, ठीक है, इसमें वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। आपने इस तरीके की वुडन लॉग्स देखे होंगे, या कोई पेड़ कटा हुआ अगर आप देखते हो, तो आप देखते हो कुछ उसके कुछ पार्ट जो है वो डार्क कलर के होते हैं, कुछ हिस्सा उसका लाइट कलर का होता है। वो डार्क कलर एंड लाइट कलर क्या है, डार्क कलर है उसका हार्डवुड, और लाइट कलर है उसकी सैपवुड। इसी को देख लो, ये वाला जो एरिया आप देख रहे हो, ये सारा एरिया आपको डार्क कलर का दिख रहा है, ब्राउनिश, दिस इज योर हार्डवुड। और बाहर बाहर की तरफ आप देख रहे हो लाइट कलर का सैपवुड। सैपवुड इज लाइटर इन कलर, हार्डवुड इज डार्कर। सैपवुड क्यों है लाइटर, क्योंकि इसमें लिविंग सेल्स है। लिविंग सेल्स है मतलब वहां पर वाटर का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, ठीक है, सेल्स लिविंग है, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है वाटर का, तो आपको लाइट कलर में देखने को मिल रही है। लेकिन अगर आप हार्डवुड देखो तो हार्डवुड में नॉन लिविंग सेल्स हैं, क्योंकि उनकी जो सेल्स हैं वो वाटर ट्रांसपोर्ट नहीं कर पा रहे, ब्लॉक हो चुके हैं, वो ब्लॉकिंग हो गई है उसमें, जो उनकी जाइलम वेसल्स हैं, ट्रैकीड्स हैं, वो दे गेट ब्लॉक, तभी वो पानी को ट्रांसपोर्ट नहीं कर पा रहे, और उसमें बहुत सारे एक्सट्रैक्टिव्स एक्यूमुलेटेड हैं, उनका कलर, बहुत सारे उसमें पिगमेंट्स हैं, और बहुत सारी चीजें हैं, सब्सटेंसेस है जो वहां पे, केमिकल्स वहां पे फिट एक्यूमुलेट हो चुके हैं, ठीक है। तो इसलिए वो नॉन लिविंग सेल से बना है, और वहां पर आपको
किसी भी तरह का कोई कंडक्शन नहीं हो रही, सपोर्ट एंड डिफेंस ही प्रोवाइड करता है एंड इट इज मोर ड्यूरेबल एंड रेजिस्टेंट। क्यों? क्योंकि हार्डवुड में बहुत सारे ऐसे आपको केमिकल्स मिल जाएंगे जो बहुत सारे पेस्ट से, बहुत सारे चीजों से, जैसे आपके फंगस से उसको बचा सकते हैं, इंसेक्ट से बचा सकते हैं, या किसी दीमक लगने से बचा सकते हैं। तो उसमें आपको कुछ केमिकल्स मिलेंगे हार्डवुड में, इसलिए वो ज्यादा ड्यूरेबल होगी। लेकिन सैपवुड कैसी है, वो आपकी ड्यूरेबल नहीं होगी, क्योंकि वहां पे अभी सेल्स लिविंग है, कंडक्शन हो रही है वाटर न्यूट्रिएंट्स की, राइट? तो इसलिए वो रेजिस्टेंट टू डिके नहीं है, वो वल्नरेबल है डिके से, राइट? तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है हार्टवुड एंड सैपवुड का। सो आई होप हमने जितनी भी चीजें कवर की हैं, आपको वो चीजें समझ आ गई होंगी। इसमें जितना मैंने आपको पढ़ाया इट इज मोर देन इनफ। आप इसको अच्छे से पढ़िए और कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा यू कैन इजिली आंसर, राइट? सो चलिए फिर यहाँ पर इसको एंड करते हैं।